मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ स्वयं प्रकाश की और एक कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है रसीद का पजामा। तो स्वयं प्रकाश की कहानियों में अगर हम देखें तो इन कहानियों में दोहराव कहीं भी हमें नहीं मिलता है। हर कहानी एक नई ताजगी को लेकर हमारे सामने आती है। यथार्थ को उन्होंने बारीकी और सघनता से पकड़ने और विविधता में बैठने की क्षमता अपनी पीढ़ी के कहानीकारों में उन्हें विशिष्ट बनाती है। उनके लेखन में निरंतरता के साथ साथ अर्थवत्ता भी है। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, रसीद का पजामा। कहानी कुछ इस प्रकार है। जब रसीद ने घर आकर बताया कि पूरे प्रांत में सिर्फ 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ है जो प्रेसिडेंसी स्काउट्स के 10 रोजा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने नैनीताल जाएंगे और इनमें वह भी एक है, तो माजिद भाई को समझ नहीं आया कि इस खबर से उनका खुश होना ठीक भी है या नहीं। खुशी तो हुए ही, अपने बेटे के जहीन होने की खुशी, पूरे प्रांत के चुनिंदा 8 लड़कों में आने की खुशी, अपनी बिरादरी के भी कुछ लड़के चमके और हमें पिछड़ा हुआ कहने वाले थोड़ा सोचने को मजबूर हो, इसकी भी खुशी। इसलिए पहले तो माजिद भाई खुशी हुए, फिर फौरन चिंतित और दुखी हो गए। पूछा, कई रोज का बताया बेटा? 10 रोज का कैंप और आने जाने के 3 और 3 17, क्योंकि हो सकता है लौटने में दिल्ली आगरा वगैरह भी रुके एक एक दिन। माजिद भाई ने सोचा, 20 रोज पढ़ाई का नुकसान हो गया, कंपटीशन का जमाना है, 2 रोज स्कूल न जाओ तो पिछड़ जाओ। 70-80% नंबर लाने वाले तक को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के लाले हैं। इस पर रसीद तो कहीं ट्यूशन भी नहीं जाता कि टीचर उसी में लिहाज या भरपाई कर दे। ट्यूशन पर नहीं जाने की वजह से वह खटकता भी है टीचरों की नज़रों में, कुछ मास्टरों की आंखों में, पर है इतना ज़हीन कि वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अपने आप ही इधर उधर से किताबें नोट्स जुगाड़ कर लेता है, बड़ी क्लास के लड़कों से डिफ़िकल्टीज पूछ आता है, दोस्तों के घर पढ़ आता है। 20 रोज पढ़ाई का नुकसान रिजल्ट पर बुरा असर तो नहीं डालेगा। वैसे सबसे अच्छी बात तो आजकल यह है कि लड़का 10 से 11 तक पढ़े, कुछ काम वाम सीखे और धंधे पर लग जाए। पर माजिद भाई के पास एक तो पूंजी का आसरा नहीं और दूसरे सोचते हैं हो सकता है लड़का इंजीनियर वगैरह में भी निकल जाए। सोचते हैं और जेहन में किसी एक्सरसाइज का खूब बड़ा बंगला आ जाता है जिसके शानदार लोन में वह और रसीद बूढ़े होकर टहल रहे हैं या धूप खा रहे हैं और पोते पोतियों में खेल रहे हैं। और पैसे पैसे कितने लगेंगे? और फिर वे सोचने लगे खर्चे के बारे में। खर्चा तो सब वे लोग ही दे देंगे, आना जाना ठहरना खाना पीना। पर नैनीताल में तो सर्दी होगी, क्या लेकर जाओगे? रसीद ने कहा, कंबल है ना। माजिद ने कहा, क्या फटा कंबल ओढ़कर घूमोगे? रसीद ने अपनी उत्सुकता इस तरह से दिखाई कि माजिद भाई खामोश रह गए। वे सोचने लगे, लड़का जाना चाहता है, क्यों न जाए, फिर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। काफी उलझनों के बाद आखिर रसीद के लिए गर्म कोट, 3 जोड़ी कपड़े, जूते, स्वेटर वगैरह का जुगाड़ किया गया और उन्हें रवाना किया गया। और जाते समय उसके जेब में 50 रुपए का नोट भी रख दिया गया। साथ ही कई ताकीद भी की गई, जिसमें जाते के साथ पोस्ट कार्ड भेजने की ताकीद। ट्रेन स्टेशन से निकली तो मानो लगा किसी सुरंग से बाहर आ गई। टीम में 4 लड़के और 4 लड़कियां थी, सभी अपरिचित, पर नैनीताल पहुंचते पहुंचते लगा जैसे सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। टीम के साथ 2 सर भी थे। एक थे व्यास सर जो बेहद खूबसूरत, हंसमुख और जवान थे। दूसरे थे दिल्लीवाल सर जो हर वक्त डांटते रहते थे। टीम में एक लड़की थी स्नेहलता जो बहुत सुंदर थी और बड़े घर की लड़की थी, और एक थी सोफिया सैमसन जो काली थी, उम्र में सबसे बड़ी थी। वह सबका ख्याल रखती थी, उसके बाल घने, दांत सफ़ेद और चमकदार थे। हंसी उसकी मासूम और निश्चल थी, लेकिन वह बहुत कम बोलती थी। नैनीताल पहुंचे तो वहां की खूबसूरती में वे सभी खो गए। हिंदुस्तान भर से कोई 150 लड़के लड़कियां आए थे कैंप में। प्रशिक्षण, भाषण, भोजन और भ्रमण के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी चालू हो गई। खेलकूद, निबंध, भाषण, वाद विवाद, गायन, अभिनय आदि आदि। रसीद न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि दिमाग से भी वह तेज था। लगन और उत्साह उसकी फितरत का हिस्सा थे। उसने उम्र में अपने से बड़े प्रतियोगियों को
हरा दिया और लगातार पुरस्कार जीतता रहा। लेकिन जो पिछड़ रहे थे उनमें दूसरे ही नहीं, अपनी खुद की टीम के भी 2 लड़के थे। वे चाहते थे कि वे जीते, कम से कम कुछ में। उन्होंने सर लोगों से कहा भी कि हर लड़के के लिए 1 या 2 प्रतियोगिताएं मुकर्रर कर दी जाए। उनके कहने से दिल्लीवाल सर ने रशीद को एक प्रतियोगिता में भाग लेने से भी रोक दिया, लेकिन उनमें दूसरा कोई अपनी टीम का नहीं जीत पाया। कोई तीसरा ही बाजी मार गया। दूसरी टीम के सर लोग और लड़के लड़कियां रशीद के जीतने पर और न जीतने पर भी पास आकर पीठ थपथपाते और सराहना करते, पर अपनी टीम के लोगों की आंखों में असहिष्णुता और अनुदारता की चिंगारियां छिटकती नजर आती, मानो रशीद ने उनकी कोई मूल्यवान चीज चुरा ली हो। इन जल कुक्कड़ लड़कों में से एक था जबलपुर का नंद किशोर। वह दिन भर स्नेहलता के पीछे पड़ा रहता और फिर चाहता कि ऐन वक्त पर पहुंचकर वह सबको पछाड़ दे। शुरू शुरू में स्नेहलता का झुकाव रशीद की तरफ था। रशीद की हर जीत पर वह उछल उछल कर तालियां बजाती, लेकिन 2-3 रोज में ही वह नंद किशोर की छाया बन गई। देखते देखते सोफिया को छोड़कर सबने जैसे रशीद के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया और शिकायत करने लगे कि रशीद के बदन से, बिस्तर से, बालों से बदबू आती है, कि वह मांस खाता है, कि रोज नहाता नहीं और वह दोस्ती के लायक नहीं है। ये बातें सीधी उसे या उसके सामने नहीं कही जाती, लेकिन उसे पता चल जाती, अक्सर सोफिया से, और वह अनमना सा हो जाता। इसलिए बावजूद जीतने और पुरस्कार इकट्ठे करते रहने के, वह दिन दिन उदास और तन्हा होने लगा। उसे अपना शहर और घर याद आने लगे। वह बुझा बुझा सा रहने लगा और चौकन्ना भी कि कहीं उसकी किसी बात का साथ के लोग मजाक न उड़ाने लगे। कई बार अकेला घूमता रहता, भूख लगी होती तो भी सबके साथ खाना खाने नहीं जाता। पेड़ पौधे, चिड़िया, बादलों से बातें करता रहता। स्नेहलता हमेशा नंदकिशोर के साथ ही घूमती रहती। सोफिया चलकर आती और पूछती, खाना खाया, नाश्ता किया, पर बस इतना ही। बाकी लोग, सर लोग भी अपनी मस्ती में मस्त रहते। इसलिए जब कैंप खत्म हुआ और वे वापसी की यात्रा पर निकले तो बहुत उदास और मुरझाए हुए से थे। रशीद की अटैची इनामों से भरी हुई थी, लेकिन उसके तीनों जोड़ी कपड़े मैले हो चुके थे और अटैची उसे बोझ जैसी लग रही थी, क्योंकि शायद इन इनामों की वजह से सभी लोग उससे नाराज थे। आगरा में गाड़ी बदलनी थी। सर लोग पता करके आए कि अगली गाड़ी आने में 2 घंटे की देर है। किसी ने कहा भूख लगी है, खाना खा लिया जाए। कोई बोला गर्मी बहुत लग रही है, पहले वेटिंग रूम में जाकर नहा लिया जाए। दूसरे सब पिछली रात नैनीताल में की गई अपनी खरीदारी दिखाने को उतावले हो रहे थे। रशीद के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। उसने कुछ खरीदा भी नहीं था, सिवाय एक बेंत के जो 7 रुपए में मिल गई थी और जिस पर सुंदर पच्चीकारी की हुई थी, और जो रशीद ये सोचकर ले आया कि पापा संभाल कर रखेंगे और बुढ़ापे में काम में लेंगे। इसलिए रशीद को नहाने वाला विचार एकदम पसंद आ गया और दूसरे अभी वेटिंग रूम में पहुंचे भी नहीं थे कि रशीद नहाने के लिए बाथरूम में पहुंच गया और रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। तभी दिल्लीवाल सर खबर लाए कि गाड़ी 1 घंटे बाद नहीं बल्कि 25 मिनट बाद आ रही है। जल्दी जल्दी नहा लो या छोड़ो नहाना वहाना। सब ने कहा कि सर अभी बस 5 मिनट में नहा लेते हैं, नहाने दीजिए, बहुत चिपचिप लग रहा है। किसी ने कहा, रशीद जल्दी निकलो, गाड़ी आने वाली है। रशीद चौंका, जल्दी जल्दी नहाया, बदन पोछा और पजामा पहनने लगा। पतलूनें गंदी हो गई थी। उसने सोचा, अब कौन देखता है, कुर्ता पजामा ही पहन लेता हूँ। तब तक 15-20 आवाजें लग चुकी थी कि रशीद जल्दी निकल। पजामे का नाड़ा छोटा था और वह नेफे के अंदर घुस गया था। अम्मी 2 नाड़ों की लंबाई में से बचत करने के लिहाज से 3 नाड़े बना देती हैं और छोटा नाड़ा डालकर गांठें बांध देती हैं। काम चल जाता है। इस बार गांठ बांधना भूल गई। पजामा घर का ही सिला हुआ था और उसका नेफा इतना सकरा था कि रशीद उसमें उंगली घुसाकर भी नाड़ा बाहर नहीं खींच पा रहा था। इस कोशिश में 4-5 मिनट और बीत गए। नहीं, बाहर सब बेचैन हो रहे थे। रशीद बाहर निकल, रशीद जल्दी कर, रशीद क्या कर रहा है, रशीद हमें भी नहाना है, रशीद गाड़ी आने वाली है। लड़के भी, लड़कियां भी। रशीद की समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने तय किया कि तौलिया लपेट कर ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर किसी लड़की से सेफ्टी पिन मांग कर या पेन वेन से नाड़ा डाल लेंगे। लेकिन तौलिए की लंबाई इतनी कम थी कि उसे लपेटा भी नहीं जा सकता था। तौलिया फुटपाथ पर से खरीदे गए सफेद रोएदार कपड़े से काटकर बनाया गया था और बनाने के फौरन बाद
संदूक में रख दिया गया था कि कोई मेहमान आया तो हाथ वाथ पोंछने के लिए निकाल लिया जाएगा। घर पर अंगोछे से ही काम चलता था। अब अंगोछा नैनीताल ले जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तौलिया। इस तरह दिल्लीवाल सर भी आ गए और सबके साथ वह भी दरवाजा थपथपाने लगे। रसीद, क्या कर रहा है? बाहर निकल। आ रहा हूँ, रसीद मरी सी आवाज में बोला। इस पर सबको गुस्सा आ गया और सब उसे डांटने बकने लगे। आखिर रसीद पजामा पहनकर उसे दोनों हाथों से पकड़े पकड़े बाहर निकला और किसी को कोई सफाई वफाई न दे सका और टॉयलेट में जाकर पजामा उतार कर मैली पतलून पहनकर आया। पतलून पहनकर आया तो सोफिया ने पूछा, क्या बात हो गई थी रसीद? अब उसे बताना पड़ा कि नाड़ा नेफे के भीतर घुस गया था। बाकी सारे लड़के एक साथ हंस पड़े, स्नेहलता भी, जो अब जरा भी सुंदर नहीं लग रही थी। नंदकिशोर चिल्लाकर बोला, पजामा, साले पजामे, तू टॉवेल लपेटकर बाहर नहीं निकल सकता था? फिर सब हंस पड़े। नंदकिशोर स्नेहलता से बोला, ये कटवे साले ऐसा ही करते हैं। रसीद रुआंसा हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि इसमें कटवे वाली बात कहाँ से आ गई। सोफिया को भी बुरा लगा। वह सारे रास्ते रसीद के पास ही बैठी रही गाड़ी में और कई बार चुपचाप रोती रही, पता नहीं क्यों। इस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं। रसीद बड़ा हो गया है। वह इंजीनियर कुछ नहीं बन सका। स्नेहलता, सोफिया जाने कहाँ गई। नंदकिशोर छोटा मोटा लीडर बन गया अपनी जाति का। कभी कभी उसका नाम और फोटो अखबार में छपता है। जब भी रसीद अखबार में उसका फोटो देखता है, वह घटना उसे याद हो आती है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि पजामे के नेफे में नाड़ा घुस जाने का उसके धर्म से क्या संबंध था। अंत में स्वयं प्रकाश सवाल करते हैं, क्या आपको समझ में आया कि उसके नाड़े का नेफे में घुस जाने से धर्म का क्या संबंध था? मैं अपनी समझ कहूँ तो मेरी समझ में तो यह आया कि ऐसे ही लोग जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, वे दूसरे को अपनी विक्षिप्त मानसिकता के कारण हतोत्साहित करते रहते हैं और उनकी मानसिक हर्ष को छीन लेते हैं। जो भी समाज में भेदभाव आज हम देखते हैं, वे ऐसे ही कुछ लोगों के कारण है जो देश के कलंक हैं और जो अपनी कमी को दूसरों को नीचा दिखाकर पूरा करना चाहते हैं। इन चंद लोगों की बातों से बेअसर होकर निकलना ही होगा, क्योंकि 100 में 2-4 ऐसे हो ही सकते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये थी कहानी स्वयं प्रकाश की, रसीद का पजामा, जो बहुत कुछ कह जाती है बिना कहे ही। अब हम अपनी समझ से उसे जो समझना चाहें समझे और जो सबक लेना चाहें ले सकते हैं। यह स्वयं प्रकाश की काफ़ी चर्चित कहानी थी। इसके साथ ही मेरी एक कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।